हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आ गए हैं एक और नए वीडियो के साथ। अगेन ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है अपना फेवरेट यूनिट इकोलॉजी पे। सर क्या है, आज आपने टॉपिक नहीं लिखा। टॉपिक से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीजें समझ लेते हैं। आज अपन बात करेंगे स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप पे, और क्यों ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रिक्वायर्ड है इस बायोस्फीयर में, क्यों ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी, क्या उसके एडवांटेजेस है ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होने के, कैसे एक्सपेरिमेंट्स से समझ में आता है, ये सब अपन ये देखने वाले हैं। पहले बात करते हैं स्पीशीज और एरिया का रिलेशनशिप। पहले मैंने लिखा स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप मतलब स्पीशीज और एरिया का इंटर रिलेशनशिप। लिविंग वर्ल्ड की लाइन है कि जैसे ही अपन एरिया ऑफ रिसर्च बढ़ाते हैं वैसे नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ते हैं। क्या बोला मैंने? जैसे अपन एरिया ऑफ रिसर्च बढ़ाते हैं वैसे ही नंबर ऑफ स्पीशीज इंक्रीज करते हैं। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। नाम इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है वो कि स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप भाई किसने दिया? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने ये रिलेशनशिप दिया। इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, डायरेक्ट सवाल पूछेगा वो। क्या उन्होंने देखा वो समझते हैं। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने एक ग्राफ के मदद से हमें सिखाया, उससे पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दी हमें। उन्होंने बोला कि नंबर ऑफ स्पीशीज इंक्रीजेस विथ द इंक्रीज इन एरिया बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। क्या बोला? मैं रिपीट करता हूं। Alexander von Humboldt told number of species increases with increase in area but up to a certain limit। लिख लेते हैं। number of species increases with increase in area but ये बट शब्द इंपॉर्टेंट है। बट अप टू अ सर्टन लिमिट। लिविंग वर्ल्ड में तो सर अपन ने ये पढ़ा था कि नंबर ऑफ स्पीशीज इज रिलेटेड टू एरिया, कि जैसे ही अपन नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ाते हैं, एरिया जैसे ही अपन बढ़ाते हैं, एरिया ऑफ रिसर्च बढ़ाते हैं, वैसे ही नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ते हैं। लेकिन ये नया आ गया, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। इस सर्टेन लिमिट का मतलब मैं सिखाता हूं अभी। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एक फॉरेस्ट मान लेते हैं। ये फॉरेस्ट के मैंने रीजन्स बना दिए। ये रफ मैं बना रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। फॉरेस्ट का मैंने ये रीजन्स बना दिया। तो सपोज यहाँ पे मुझे 10 स्पीशीज मिले, तो जाहिर सी बात है जैसे मैं एरिया बढ़ाऊंगा वैसे नंबर ऑफ स्पीशीज इंक्रीज होगी। हाँ सर, नंबर ऑफ स्पीशीज इंक्रीज होगी। यहाँ पे 20 मिले, यहाँ पे 40 मिले।
अभी तुम देख सकते हो जैसे मैंने एरिया बढ़ाई, वैसे ही नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ गए। लेकिन ये फॉरेस्ट का इलाका है, फॉरेस्ट के इलाके में और सर्टेन रीजन्स हो सकते हैं, ड्राई लैंड हो सकता है बीच में, फिर उसके बाद तालाब वगैरह आ सकता है, पानी का एरिया आ सकता है। सपोज यहाँ पे पानी का इलाका है, वाटर का इलाका है, यहाँ पे बीच में बैरन लैंड है, यहाँ पे बीच में बैरन लैंड है। तो यहाँ पे देख सकते हो 10-20 यहाँ पे एक्सपोनेंशियली या फिर अच्छे पेस पे स्पीशीज का नंबर बढ़ रहा है। लेकिन वाटर में अपने को मालूम है थोड़े कम स्पीशीज बढ़ेंगे, तो यहाँ पे 40 से सिर्फ 45 हो गया, 40 से 45 हो गया। बैरन लैंड में इतने स्पीशीज नहीं ग्रो करते, सर्टेन स्पीशीज ही ग्रो करेंगे, 48 हो गया। तो यहाँ से मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, फॉरेस्ट में अपने अंदर का इलाका देखा, 10 स्पीशीज बढ़े, 10 स्पीशीज मिले, 20 स्पीशीज, 40 स्पीशीज, पूरा फॉरेस्ट घेर लिया मैंने 40 स्पीशीज में। फॉरेस्ट के बाहर था वाटर का एरिया, वाटर के एरिया में थोड़े ही स्पीशीज बढ़े, से लेट्स 45 हो गए। उसके बाद बीच में एक बैरन लैंड आ गया, उधर 48 स्पीशीज हो गए। मतलब इनका कंटिन्यूसली इंक्रीज अपने को देखने को मिल रहा है, लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट ओनली। मतलब जैसे ही मैं एरिया और बढ़ाऊंगा, एकदम छोटा गैप ऑफ स्पीशी बढ़ेगा, एकदम छोटा। मतलब सपोज 48 से आगे 49 हो गया, मतलब यहाँ पे 10 और 40 कैसे सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिख रहा है स्पीशीज के बीच में। यहाँ पे इतना सिग्निफिकेंट ये ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए ये लाइन आ गई है, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट ओनली। सो ये रफ डायग्राम था, इसलिए इसको मिटा देते हैं अपन। अभी मैं बात कर रहा था ग्राफ की, कि क्या ग्राफ अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने हमें सिखाया। उन्होंने एक ग्राफ बनाया, कैसा ग्राफ था सर ये, यहां पे ऐसा ग्राफ उन्होंने हमें दिया, उन्होंने ऐसा ग्राफ हमें दिया। मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में यहां पे स्पीशीज रिचनेस दिया है ना, इस साइड पे स्पीशीज रिचनेस दिया, यस, स्पीशीज रिचनेस यानी कि स्पीशीज ही, नंबर ऑफ स्पीशीज की बात कर सकते हो। और यहाँ पे एरिया, स्पीशीज और एरिया का के बीच में ग्राफ उन्होंने हमें बताया। पहले का ग्राफ, पहले उन्होंने ग्राफ ऐसे दिया, ऐसा कुछ ये ग्राफ अपने को देखने को मिलता है, ऐसा कुछ ये ग्राफ, और ठीक से बनाते, ऐसा कुछ ये ग्राफ अपने को देखने को मिलता है। मतलब यहां पे मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से बता सकता हूं कि यहाँ पे इसको पॉइंट कर सकते हो अपन, एक इसको पॉइंट मार्क कर लेते हैं और एक यहाँ पे पॉइंट, ये 2 पॉइंट से अपने को क्लियर हो जाएगा, ये 2 पॉइंट से अपने को क्लियर हो जाएगा क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। जैसे ही मैंने एरिया थोड़ी बढ़ाई, स्पीशीज ज्यादा बढ़े, इधर से ज्यादा स्पीशीज बढ़े, और यहां से भी मैंने एरिया बढ़ाई और स्पीशीज बढ़े, और स्पीशीज बढ़े। लेकिन इस पॉइंट में जब ये आ गया तो ऐसा सा कुछ, तो ऐसा ग्राफ है, ऐसा ऑलमोस्ट यहाँ पे थोड़े थोड़े स्पीशीज इंक्रीज हो रहे हैं। अगर मैंने एरिया और बढ़ाई तो देख सकते हो उसी पॉइंट पे अप्रोक्सीमेटली आएगा। देखो, चेक करना चाहते हो तो खुद कर सकते हो, ये मैंने एक्सटेंड किया, देखो ऑलमोस्ट थोड़ा ही ऊपर जा रहा है, थोड़ा ही, मतलब ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट ही ये इंक्रीज देखने को मिलता है, ये इंक्रीज देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला। जैसे ही मैं इस पॉइंट पे आ गया तो आगे की एरिया बढ़ाऊंगा मैं तो इतने नंबर ऑफ स्पीशीज नहीं बढ़ेंगे भाई, आगे की एरिया में बढ़ाऊंगा तो इतने नंबर ऑफ स्पीशीज नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, ये अपन ने एग्जाम्पल से समझ लिया। तो इसका उन्होंने एक इक्वेशन हमें दे के बताया, एक इक्वेशन उन्होंने दिया, s इज इक्वल्स टू सी ए टू द पावर z। ये उन्होंने हमें इक्वेशन दी, s इज इक्वल्स टू सी ए टू द पावर z, a टू द पावर z। ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ की एक इक्वेशन दी जाती है।
इस ग्राफ को अपन बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये भी डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है वो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये भी डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है। पहले वो पूछेगा कि भाई इक्वेशन क्या है, तो ये दे सकते हो तुम इस ग्राफ की इक्वेशन, और ये कैसे टाइप का ग्राफ है यानी कि इसका नेचर क्या है, तो तुम बता सकते हो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है इस ग्राफ का नेचर। अभी क्या हुआ, मुझे देखना था कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, मैथमेटिक्स का यूज किया। इन्होंने इस ग्राफ को लॉग में कन्वर्ट किया, इस जो आंसर आया उसको लॉग में कन्वर्ट किया। तो देखो लॉग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, log s हो जाएगा इज इक्वल्स टू log c, z ऊपर था तो इंटूएशन में आ जाएगा, प्लस z log a। दिख रहा है कि इस साइड का विजिबल होगा यहाँ पे, ठीक है सर विजिबल है। उन्होंने ये जो इक्वेशन मिली थी इस ग्राफ की जो इक्वेशन मिली थी उसको पहले लॉग में कन्वर्ट किया, तो क्या दिखाई दिया, log s इज इक्वल्स टू log c प्लस z log a प्लस z log a। यहां पे किसके तरह ये अपने को दिख रहा है इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c की तरह ये अपने को दिख रहा है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। यहां पे c तो log c है, ये इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट है। m क्या है, m ये zm है, z इज द स्लोप ऑफ द लाइन, z इज द स्लोप ऑफ द लाइन। तो उन्होंने बाद में ऐसे भी बना दिया ताकि अपन इजीली वी कैन कैलकुलेट ये जो स्पीशीज में चेंज आ रहा है वो स्ट्रेट लाइन की मदद से अपन इजीली छोटे से छोटा चेंज कैलकुलेट कर पाए। मतलब इसके बाद इस एरिया में अपने को इधर लॉग वाले ग्राफ से इतना कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, लेकिन अगर अपन ने इसको स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में डाला तो एग्जैक्टली अपन चेंजेस निकाल सकते हैं। ठीक है सर। log s क्या है, s का टर्म क्या है, स्पीशीज रिचनेस, a का मतलब क्या है, एरिया, c का मतलब क्या है, इंटरसेप्ट, c का मतलब क्या है बेटा, इंटरसेप्ट, इसका मतलब इंटरसेप्ट, c का मतलब है इंटरसेप्ट। z का मतलब क्या है, z का मतलब है बेटा स्लोप ऑफ लाइन या फिर रेग्रेसिव कांस्टेंट या फिर कोएफिशिएंट लिख सकता हूं मैं, रेग्रेसिव कोएफिशिएंट या फिर रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो इसको, कितना ये रेजिस्ट करता है चेंज। रेग्रेसिव कोएफिशिएंट इसको मैं बोल सकता हूं रेग्रेसिव कोएफिशिएंट, रेग्रेसिव मतलब रोकना। z को मैं क्या बोल रहा हूं, स्लोप ऑफ लाइन या फिर रेग्रेसिव कोएफिशिएंट अपन इसको बोल सकते हैं। रेग्रेसिव कोएफिशिएंट मतलब ये कितना रेजिस्ट कर रहा है, मतलब सपोज रेग्रेसिव कोएफिशिएंट ज्यादा होगा तो क्या होगा कि ग्राफ अपने को स्टीपर दिखाई देगा, ग्राफ अपने को ऐसे ग्राफ दी स्टीपर दिखाई देगा। तो उसका मतलब क्या है, स्टीपर क्यों दिखाई दे रहा है, मतलब जैसे ही मैं एरिया बढ़ा रहा हूं वैसे इतना सिग्निफिकेंट स्पीशीज का इंक्रीज नहीं हो रहा है। जैसे कॉन्टिनेंट में अपन जाते हैं तो उसमें z की वैल्यू ज्यादा होती है कॉन्टिनेंट के इलाके में, क्योंकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा एरिया में बढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ स्पीशीज इतने सिग्निफिकेंटली नहीं इंक्रीज होंगी। z के कुछ वैल्यूज दिए गए हैं हमें, यहाँ पे लिख दूं क्या, z के वैल्यूज क्या दिए गए हैं अपने को, जनरल केस में देखते हैं। z इज इक्वल्स टू 0.1 to 0.2। जनरल केस में z इज इक्वल्स टू 0.1 to 0.2 ऐसे बोला उन्होंने। फिर आगे जो मैं बोला z इज इक्वल्स टू 0.6
टू 1.2, 0.6 to 1.2 इन कॉन्टिनेंट्स। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि z की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो भाई क्या होगा कि जैसे ही मैं एरिया बढ़ाऊंगा वैसे नंबर ऑफ स्पीशीज कम बढ़ेंगे, यानी कि नंबर ऑफ स्पीशीज का ग्रोथ सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जी सर। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट डेटा है, डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में भी पूछ सकता है। z इज इक्वल टू 1.15 फॉर फ्रूगीवोरस मैमल्स या बर्ड्स, फ्रूगीवोरस मैमल्स एंड बर्ड्स। फ्रूगीवोरस का मतलब क्या है? फ्रूट पे फीड करने वाले मैमल्स और बर्ड्स का z 1.15 होता है। ये डायरेक्टली वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, डायरेक्टली पूछ सकता है कि भाई वैल्यू बता दे। जनरल केस में पूछेगा तो 0.1 से 0.2 बता देंगे, हाँ सर बता देंगे। अगर वो पूछेगा मुझे कि कॉन्टिनेंट के एरियाज में जहां पे बड़ा इलाका है वहां पे क्या होगा, तो 0.6 से 1.2 बता सकता हूं। और डायरेक्ट फेमस डेटा है फ्रूगीवोरस मैमल्स एंड बर्ड्स का, तो 1.15 वहां पे z होता है। ये पूरा है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, इसको नोट कर सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। एक एक पॉइंट इसमें क्लियर तरीके से लिखा है मैंने, एक एक पॉइंट इसमें क्लियर तरीके से लिखा है। ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं अभी। नोटबुक बंद कर लो लिखने के बाद और रिवाइज करते हैं अभी। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप लिविंग वर्ल्ड का डेटा था। जैसे ही एरिया ऑफ रिसर्च बढ़ती है वैसे नंबर ऑफ स्पीशीज फाउंड या फिर आइडेंटिफाइड भी बढ़ेंगे। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया है। इन्हें फादर ऑफ इकोलॉजी भी बोला जाता है, नंबर ऑफ स्पीशीज increases with increase in area but up to a certain limit, इन्होंने क्या दिया, एक ग्राफ प्लॉट किया स्पीशीज रिचनेस वर्सेस एरिया के बीच में। इनका ग्राफ ऐसे देखने को मिला, मैंने एक्सप्लेन किया कि जैसे ही ये थोड़े एरिया तक जा रहा है तो सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इंक्रीज इन स्पीशीज देखने को मिल रहा है, लेकिन जैसे ही एरिया में एक सर्टेन लिमिट पे बढ़ा देता हूं एकदम छोटे छोटे स्लाइट इंक्रीज अपने को देखने को मिल रहा है, स्लाइट छोटा मोटा इंक्रीज नंबर ऑफ स्पीशीज में देखने को मिल रहा है। तो उन्होंने बोला कि यार इस ग्राफ का नेचर है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और इसकी इक्वेशन लिखता हूं मैं, s इज इक्वल्स टू सी ए की पार z। ठीक है, फिर साइंटिस्ट आए और उन्हें बोला कि सर अगर हमें छोटे से एरिया की भी नापनी है नंबर ऑफ स्पीशीज तो क्या करें। तो उन्होंने बोला कि लॉग में ग्राफ को कन्वर्ट कर ले, तो उन्होंने लॉग में कन्वर्ट किया। लॉग s इज इक्वल्स टू लॉग c प्लस z नीचे आ जाएगा z लॉग a। ठीक है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c का ग्राफ ये दिखाई दिया, माने स्ट्रेट लाइन का ग्राफ दिखाई दिया, ऐसे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ दिखाई दिया, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ यहाँ पे दिखाई दिया। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ से छोटा सा छोटा चेंज इन नंबर ऑफ स्पीशीज भी अपन ढूंढ सकते हैं, हाँ सर ढूंढ सकते हैं। मैंने बोला c क्या है, c इंटरसेप्ट है। z क्या है, z बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्लोप ऑफ लाइन है या फिर रिग्रेसिव कोएफिशिएंट है, माने ये रिग्रेस कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है नंबर ऑफ स्पीशीज का बढ़ना। रिग्रेस वाओ अभी फील आ गया, ये रिग्रेस कर रहा है, रेजिस्टेंस कर रहा है नंबर ऑफ स्पीशीज का बढ़ना, मतलब जहां पे z ज्यादा होगा वहां पे स्टीपर कर्व देखने को मिलेगा। स्टीपर कर्व माने जितना भी एरिया बढ़ाओ नंबर ऑफ स्पीशीज एकदम छोटे बढ़ेंगे। ठीक है सर, z के वैल्यूज जो बोर्ड एग्जाम में सिग्निफिकेंटली नहीं पूछेंगे लेकिन नीट जैसे एग्जाम में
वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस है। जेड जनरल केसेस में पूछेगा, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 मार्क करके आना। कॉन्टिनेंट्स, बिग बिग कॉन्टिनेंट्स के लिए पूछेगा, z इज इक्वल्स टू 0.6 टू 1.2 कर देना। अगर पूछेगा एक इंपॉर्टेंट केस की फ्रूगी वोरस मैमल्स एंड बर्ड्स के लिए z का होता है 1.15। फ्रूगी वोरस का मतलब क्या है, जो फ्रूट को खाते हैं ऐसे मैमल्स या ऐसे बर्ड। तो ये पूरा स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप डन कर देते हैं। आगे चलते हैं, एक और अभी इतने जल्दी नहीं छोड़ूंगा, इतने जल्दी छुट्टी नहीं मिलने वाली। एक और कंसेप्चुअल फील लेके जाते हैं टॉपिक्स का। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप क्लियर हो गया तो कमेंट्स में बस थम्स अप कर देना। इस पॉइंट तक सर हमें सब क्लियर है और मजा आ रही है तो बेटा लाइक करना चालू, जल्दी से जल्दी जल्दी। ओके, आगे आते हैं। एक साइंटिस्ट है डेविड टिलमैन। क्या बोला? एक साइंटिस्ट है डेविड टिलमैन। इन्होंने लॉन्ग टर्म प्लॉट एक्सपेरिमेंट्स करवाए। लॉन्ग टर्म प्लॉट एक्सपेरिमेंट्स करवाए। इन्होंने दो प्लॉट्स खरीदे, यहाँ पे दो प्लॉट्स खरीदे। एक प्लॉट में उन्होंने डाइवर्सिटी बढ़ाई, बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज कर दी, और दूसरे प्लॉट में डाइवर्सिटी कम रखी। और उन्होंने देखा कि अगर मैं थोड़े बायोडाइवर्सिटी थोड़ी निकाल लेता हूं, सपोज इस प्लॉट से मैंने जो अच्छी डाइवर्सिटी है और ये जो कमजोर डाइवर्सिटी है, तो यहां से मैंने सम स्पीशीज निकाल लिए एक्सपेरिमेंटली, और यहां से भी सम स्पीशीज निकाली एक्सपेरिमेंटली। तो उन्होंने देखा कि ये वाला जो एरिया है वहां पे डिस्टेबलाइजेशन जल्दी आ गई, इस वाले एरिया पे डिस्टेबलाइजेशन जल्दी आ गई, वाइल ये एरिया सस्टेन कर गया। तो उन्होंने बोला कि बायोडाइवर्सिटी जितनी ज्यादा है उतना इकोसिस्टम स्टेबल होगा। उन्होंने इंपॉर्टेंट लाइन बोली कि बायोडाइवर्सिटी जितनी ज्यादा है उतना इकोसिस्टम स्टेबल होगा। उन्होंने और थोड़े पॉइंट्स दिए कि स्टेबल इकोसिस्टम क्या कर सकता है। एक बायोडाइवर्सिटी अगर ज्यादा होगी तो उसके एडवांटेजेस क्या है। उन्होंने बोला कि एडवांटेजेस क्या है कि एनवायरमेंटल पर्ट्यूबरेशंस जो भी आते हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस जो भी आते हैं, उनको ये वाला प्लॉट ज्यादा अच्छे से रेजिस्ट करेगा। यहाँ पे ज्यादा स्पीशीज है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, ज्यादा हर्बीवोरस आएंगे खाने, ज्यादा हर्बीवोरस को देख के ज्यादा कार्निवोरस आएंगे, ज्यादा कार्निवोरस को देख के ज्यादा टॉप कार्निवोरस आएंगे। इसलिए यहाँ पे एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज देखने को मिलता है। अगर एलियन इन्वेजन भी इन स्पीशीज में होता है तो ये रेजिस्ट करने के काबिल बन जाते हैं, क्योंकि इनकी डाइवर्सिटी ज्यादा है, इनकी बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। वाइल एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है जब भी बायोडाइवर्सिटी कम हो तो रेजिस्ट नहीं कर पाएगा अच्छे से, प्रोडक्टिविटी कम कर देगा, स्पीशीज अच्छे से लिव नहीं कर पाएंगे, एनवायरमेंटल पर्ट्यूबरेशन कैलामिटीज आ जाएंगे, तो डिस्टर्बेंसेस हो जाएंगे इकोसिस्टम में। अगर एलियन स्पीशीज का इन्वेजन पड़ गया तो बहुत सिग्निफिकेंटली इनका इकोसिस्टम अफेक्ट होगा। ये प्लॉट मैंने क्रिएट कर दिया है। अभी बस इसको सेम जो मैंने बात बोली उसको 1 by 1 लिखते हैं और एक्सप्लेन करते हैं एक एक चीज को। क्या बोला मैंने? डेविड टिलमैन्स एक्सपेरिमेंट। ये कैसे टाइप का एक्सपेरिमेंट था? लॉन्ग टर्म प्लॉट एक्सपेरिमेंट इन्हें बोला जाता है। लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट था, लॉन्ग टर्म प्लॉट एक्सपेरिमेंट। लॉन्ग टर्म प्लॉट एक्सपेरिमेंट, नाम से ही एक दो क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, प्लॉट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। तो ये डेविड टिलमैन का लॉन्ग टर्म प्लॉट एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे दो प्लॉट बना लेते हैं,
ये एक प्लॉट है और ये एक दूसरा प्लॉट है। दोनों की एरिया उन्होंने सेम रखी। क्या बोला? दोनों की एरिया है सेम, दोनों की एरिया है सेम, लेकिन यहां पे 400 स्पीशीज है, यहाँ पे 400 स्पीशीज है और यहाँ पे 100 स्पीशीज है। एग्जाम्पल से मैंने समझाने के लिए दे दिया है। यहाँ पे एरिया दोनों की सेम रखी है, यहाँ पे 400 स्पीशीज है, यहाँ पे 100 स्पीशीज है। तो उन्होंने देखा कि सपोज ऐसे ऐसे प्लांट के स्पीशीज अपन बना देते हैं, ऐसे ऐसे प्लांट के ये स्पीशीज है, प्लांट की ये स्पीशीज है, बहुत सारे यहाँ पे स्पीशीज है प्लांट्स के, यहाँ पे थोड़े कम स्पीशीज है प्लांट के, यहाँ पे थोड़े कम स्पीशीज है प्लांट के और यहाँ पे प्लांट के स्पीशीज ज्यादा है। अगर मैंने 3-4 स्पीशीज को कट कर लिया, 3-4 स्पीशीज को कट कर लिया, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे ज्यादा फर्क पड़ने वाला है इस प्लॉट में, इस प्लॉट में ज्यादा फर्क पड़ने वाला है क्योंकि मैंने जो स्पीशीज निकाले वो डायरेक्टली इनके इकोसिस्टम पे इंपैक्ट कर रहे हैं, वेयरएज यहाँ पे मैंने सिग्निफिकेंट स्पीशीज निकाले, सेम नंबर ऑफ स्पीशीज निकाले, लेकिन काउंटरएक्ट, ये चेंज को जल्दी से काउंटरएक्ट कर सकता है क्योंकि इसकी डाइवर्सिटी भाई साहब ज्यादा है, डाइवर्सिटी ज्यादा है। यहाँ पे इकोसिस्टम डीस्टेबल पड़ जाएगा, डीस्टेबल, इकोसिस्टम डीस्टेबलाइज हो जाएगा, यहाँ पे डीस्टेबलाइज, वाइल यहाँ पे इकोसिस्टम दिखेगा अपने को स्टेबल, इकोसिस्टम देखेगा अपने को स्टेबल। क्या देखा उन्होंने? डेविड टिलमन सर गए, दो उन्होंने प्लॉट्स लिए, हाँ सर 2 प्लॉट्स लिए, दोनों की एरिया सेम रखी, यहाँ पे 100 स्पीशीज है, यहाँ पे 400 स्पीशीज है। एक्सपेरिमेंटली उन्होंने कुछ स्पीशीज दोनों से निकाले, उन्होंने देखा ये वाला इफेक्ट ज्यादा जल्दी हो रहा है, यहाँ पे इकोसिस्टम डीस्टेबलाइज्ड होने लग गया है, इकोसिस्टम डीस्टेबलाइज होने लग गया है, वाइल यहाँ पे इकोसिस्टम स्टेबल रह रहा है, ये रेजिस्ट कर रहा है एनी भी चेंजेस, कौन से भी चेंजेस को ये रेजिस्ट कर रहा है, कौन से भी चेंजेस को ये सर रेजिस्ट कर रहा है। तो बायोडाइवर्सिटी, अगर बायोडाइवर्सिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, सिंपल टर्म्स में मैं ऊपर लिख सकता हूं क्या? ये कमेंट में बताना यस सर, एक्सट्रीम हैप्पीनेस मिल जाए इस एक्सपेरिमेंट से तो कमेंट में यस सर लिख देना और थम्स अप कर देना। बायोडाइवर्सिटी जितनी ज्यादा उतना इकोसिस्टम स्टेबल, यस सर। बायोडाइवर्सिटी ज्यादा उतना इकोसिस्टम स्टेबल, यस सर। बायोडाइवर्सिटी जितनी कम उतना इकोसिस्टम अनस्टेबल, यस सर। बायोडाइवर्सिटी ज्यादा इकोसिस्टम स्टेबल, बायोडाइवर्सिटी कम इकोसिस्टम अनस्टेबल, यस सर, यस सर। अभी बोर्ड्स का क्वेश्चन देख लेते हैं, 3 पॉइंट्स लिखने हैं कि एडवांटेज क्या है बायोडाइवर्सिटी का, ज्यादा बायोडाइवर्सिटी का एडवांटेज क्या है इसका एडवांटेज। तो यहां पे लिख सकता हूं मैं एडवांटेज क्या है, एडवांटेजेस तुम्हें बताना, एक एक करके बताओ। बोला था मैंने स्टार्टिंग में क्या एडवांटेज है, प्रोडक्टिविटी मोर, यस सर प्रोडक्टिविटी मोर। सेकंड resistant to natural calamities, yes sir। third point, resistance to alien species, yes sir। ये 3 पॉइंट्स पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में कि एडवांटेज क्या है बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होने के,
एडवांटेज क्या है बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होने के? बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होने के एडवांटेजेस सिंपल है कि प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। हाँ सर, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। रेजिस्टेंस टू नेचुरल कैलामिटीज, यस सर। रेजिस्टेंस टू एलियन स्पीशीज, यस सर। रेजिस्टेंस टू एलियन स्पीशीज, यस सर। एक और बार रिवाइज करवा लेते हैं, एक एक चीज को धुआ धुआ सामने रख दिया है पूरा मैंने। डेविड टिलमैन का एक्सपेरिमेंट, डेविड टिलमैन का लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट था। 2 प्लॉट उन्होंने खरीदे, एक में स्पीशीज ज्यादा रखे, एक में स्पीशीज ज्यादा रखे, दूसरे में स्पीशीज कम रखे। एक में स्पीशीज ज्यादा रखे, दूसरे में स्पीशीज कम रखे, दोनों का एरिया सेम रखा। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली सर्टेन स्पीशीज को निकाला दोनों जगह से। उन्होंने देखा कि भाई ये इकोसिस्टम स्टेबल रह रहा है, इसकी अफेक्शन, इसकी कुछ फंक्शनिंग पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, वेराज ये डिस्टेबलाइज हो रहा है, इसकी फंक्शनिंग अफेक्ट हो रही है। तो मैंने सिंपल सा एक बात बोला कि बायोडाइवर्सिटी जितनी ज्यादा, स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम उतनी ज्यादा। तुम एग्री कर गए सर, एक्स्ट्रा खुशी मिल गई ये लेक्चर देखने के बाद। मैंने बोला बोर्ड का डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि बायोडाइवर्सिटी ज्यादा हो तो उसके एडवांटेजेस क्या है? एक तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, दूसरी चीज रेजिस्टेंस टू नेचुरल कैलामिटीज ज्यादा कर पाता है, रेजिस्टेंस टू एलियन स्पीशीज करता है, रेजिस्टेंस टू एलियन स्पीशीज करता है। बोल भाई, बायोडाइवर्सिटी मोर, स्टेबिलिटी मोर, बायोडाइवर्सिटी लेस, स्टेबिलिटी लेस। एडवांटेजेस, प्रोडक्टिविटी ज्यादा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा एनवायरमेंटल पर्ट्यूबरेशंस को रेजिस्ट करेगा, रेजिस्टेंस टू द अटैक ऑफ एलियन स्पीशीज। नोट कर ले और लेक्चर को समाप्त करेंगे। तो कैसे लगा आज का ये तोड़ू फोड़ू लेक्चर? अगले लेक्चर में इससे भी ज्यादा कंसेप्चुअल टॉपिक देखेंगे। बायो के एक एक करके मैं अपलोड कर रहा हूँ सर्टेन कंसेप्चुअल टॉपिक्स, लाइक रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस मैंने कर दिया है, फिर उसके बाद पीसीआर कर दिया है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर दिया है। ऐसे ये टॉपिक मुझे लगा 2 टॉपिक्स जो फील्ड के रिक्वायरमेंट थे, एक तो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप और एक दूसरा टॉपिक था डेविड टिलमैन का एक्सपेरिमेंट। आगे के टॉपिक में अपन बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे इकोलॉजी से क्वेश्चन आता है, दैट इज क्या बात करेंगे अपन? लॉजिस्टिक कर्व और एक्सपोनेंशियल कर्व। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत उठते हैं, नीट से भी यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। और बाकी तुम कमेंट करना सर ये टॉपिक करो, सर कोलन मार्क करना, टॉपिक का नेम लिखना, यहाँ पे वीडियो चाहिए। अगर मैंने थम्स अप कर लिया तो नेक्स्ट वीडियो बोलेंगे अपन। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताना। और इस बार फुल एनर्जी थी, तुम्हारा सपोर्ट दिखाओ अभी, चैनल को लेके जाओ हाइट्स पे थोड़ा, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीडियोस आ पाए और ज़्यादा सपोर्ट दिखाना। ऐसे इंटरैक्टिव वे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड ओके बाय।